Assalamu alaikum. I am Rabia Arbab and I warmly welcome you all on behalf of Shan Ali Junaid's Academy. At our academy, you will find regular syllabus-based recorded lectures along with helpful notes, CRQs, ERQs for the teaching license test. So today, in this video, we are going to discuss what are constructed response questions and how to attempt CRQs effectively. So thank you so much for joining us and let's begin our learning journey together. So let's get started. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को अपना आंसर खुद लिखना होता है अपने आइडियाज के जरिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के जरिए। इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस नहीं दिए जाते, ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होते। इनमें आपने अपना आंसर खुद लिखना होता है। अब ये क्वेश्चंस हमसे क्यों पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चंस कैंडिडेट से इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो असेस कर सकें कि आप कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट कितना अंडरस्टैंड करते हो। उसके अलावा आप अपने आइडियाज को, आप अपने ख्यालात को रिटन फॉर्म में किस तरह बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हो और लर्नड इंफॉर्मेशन यानी सीखी हुई मालूमात को आप अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में और अपनी रियल लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हो। उसके अलावा CRQs में आपको बहुत ही लंबा आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें आप कंसाइज, बहुत ही मुख्तसर, एक्यूरेट और सवाल के मुताबिक आप क्या करते हो, जवाब लिखते हो, टू दी पॉइंट जवाब लिखते हो। लंबे लंबे आंसर्स आप इसमें नहीं लिखते। उम्मीद करती हूँ कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम सीखने लगे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट CRQs इफेक्टिवली। तो जब आप सितंबर में टीचिंग लाइसेंस का टेस्ट अटेम्प्ट करने जाओगे तो उसमें आपको काफी CRQs देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अभी कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो कि आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह with these steps you will be able to attempt the CRQ very effectively। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको सवाल को बहुत गौर से पढ़ना है। जी, सवाल को आप बहुत ही गौर से पढ़ेंगे। हो सके तो सवाल को 3 से 4 बार पढ़ें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। जब आप 2 से 3 4 बार सवाल पढ़ लोगे तो सवाल को समझने के बाद अब आप ये भी जरूर देखो कि क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्या आपसे किसी चीज की डेफिनेशन पूछी गई है या आपसे किसी चीज की एक्सप्लेनेशन मांगी गई है या किसी चीज की पहचान, आइडेंटिफिकेशन आपने किसी की करनी है। तो इस स्टेज में आपने फौरन जवाब लिखना नहीं शुरू करना। पहले सवाल को अच्छी तरह से समझें, याद रखें। अगर आप सवाल को सही समझ लेंगे तो आधा जवाब आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस सवाल में आपसे सिर्फ एक सिंपल, क्लियर एंड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है, यानी क्लियर डेफिनेशन और ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग पूछी गई है। इसमें ना आपसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के एडवांटेजेस पूछे गए हैं, ना उसके टाइप्स पूछे गए हैं, ना ही कोई डिटेल्ड डिस्कशन पूछी गई है। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड करने से आप गुरेज करो, टू द पॉइंट आंसर करो। जो पूछा गया है सिर्फ उसका आप आंसर करो। स्टेप 2 देखें, स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि आप अपने आंसर को अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करोगे बिफोर राइटिंग द CRQ, यानी CRQ लिखने से पहले आप अपने आंसर को अपने माइंड में सोचोगे, अपने माइंड में उसको ऑर्गेनाइज करोगे। इससे क्या होगा, आपका जवाब एक्यूरेट, कंप्लीट बनेगा। एक अच्छे क्वेश्चन में, एक वेल स्ट्रक्चर्ड सवाल में नहीं, जवाब में, एक वेल कंस्ट्रक्टेड आंसर में क्या होता है? एक वेल कंस्ट्रक्टेड आंसर में सिर्फ आपकी एक क्लियर डेफिनेशन होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 से 2
सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं और फिर एक रेलेवेंट एग्जाम्पल होता है। तो अगर आप ऑलरेडी अपने माइंड में क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे तो इससे क्या होगा, मिस्टेक्स जो आप करोगे ना उसके फिर कम चांसेस हो जाएंगे कि आप अपने आंसर में कोई भी मिस्टेक करो, क्योंकि ऑलरेडी आप प्लान कर चुके हो अपने माइंड में कि आपने इस तरह से आंसर लिखा है। तो इससे क्या होगा, आपका जवाब बहुत ही ज्यादा बेहतर बनेगा। स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। देखिए स्टेप 3 में क्या है कि स्टेप 3 में आपने अपने क्वेश्चन में देखने हैं कुछ कमांड वर्ड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कुछ होते हैं इंस्ट्रक्शनल वर्ड्स। वो इंस्ट्रक्शनल वर्ड्स जो है ना वो तय कर रहे हैं कि आपका जवाब किस अंदाज में लिखा जाएगा और आपका जवाब कितना ज्यादा लंबा होगा या कंसाइज होगा। तो तो जब भी आपको सीआरक्यूज मिले और सीआरक्यूज में अगर ये वर्ड्स आ जाएं जैसे डिफाइन, स्टेट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, तो आपने अपना आंसर किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर आ जाए वर्ड डिफाइन, यानी किस डिफाइन, डेफिनेशन, किसी चीज की तारीफ, तो इसमें स्टूडेंट्स को किसी भी चीज का, किसी भी कॉन्सेप्ट का सही और वाज़ेह तरीके से सिर्फ उसमें आपने कॉन्सेप्ट को बताना है बस। अगर वर्ड आ जाए स्टेट, तो इसमें आपने बहुत मुख्तसर यानी ब्रीफ, कंसाइज और सीधा जवाब देना है। ज्यादा वजाहत की इसमें जरूरत नहीं होती। अगर आ जाए वर्ड डिस्क्राइब, तो इसमें आप क्या करोगे, किसी भी चीज के बारे में एक शॉर्ट तफसील देनी है, शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपने इसमें। और इसके साथ अगर वर्ड आ जाए एक्सप्लेन, तो इसमें आप क्या करोगे, किसी भी कॉन्सेप्ट की तफसील भी बताओगे विथ रीजंस एंड क्लैरिफिकेशन कि ये ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। ठीक है जी। तो आपने जब भी आप आंसर लिखो या जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो कमांड वर्ड्स को जरूर पढ़ें। जब आप कमांड वर्ड्स को पढ़ोगे ना तो इससे आपका एक्यूरेट आंसर बनेगा और आप वही लिखोगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, तो मार्क्स बढ़ने के भी फिर ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्टेप 4 देखें, जब आपने स्टेप 1 क्लियर किया, यानी स्टेप 1 में आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, उसको अंडरस्टैंड किया। स्टेप 2 में आपने अपने आंसर को माइंड में कंस्ट्रक्ट किया, डेफिनेशन सोची, एक दो की पॉइंट्स भी सोचे और एग्जाम्पल भी ऐड किया। स्टेप 3 में क्या था, आपने कमांड वर्ड को भी देख लिया कि एग्जामिनर एग्जैक्टली मुझसे इस सवाल में क्या पूछना चाह रहा है। तो अब आप स्टेप 4 में क्या करोगे, अपना डायरेक्ट आंसर लिखोगे। यानी पहले आपने किसी भी चीज की डेफिनेशन लिखनी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो जो पूछा गया है आपने उसी का ही जवाब देना है। अननेसेसरी इंट्रोडक्शन प्लीज ऐड आपने नहीं करना। जैसे इसका आंसर में अगर मैं लिखूं इन मॉडर्न एजुकेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब ये गलत होगा। इससे आपको मार्क्स कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपसे इंपॉर्टेंस पूछी। उसने तो सीधे पूछा है कि व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो आप टू द पॉइंट जवाब दो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, सॉरी हम आगे चले गए। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड करने से आप गुरेज करो। पूछा गया व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो सीधा बताओ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। यानी पहले जो पूछा गया वो आप बताओगे। यानी पहले आपने उस टॉपिक की, उस कॉन्सेप्ट की आपने क्या लिखा, उसमें आपने डेफिनेशन लिखी। दैट्स इट। आगे क्या करना है अब स्टेप 4 में बताऊंगी। देखिए स्टेप 5 में आपने आफ्टर द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के बाद आपने 1 और 2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने हैं। इससे क्या होगा, इससे आप अपना क्या शो करोगे, आप ये शो करोगे कि आपको इस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग है। जैसे क्वेश्चन था व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो आपने क्या लिखा, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन।
इसके बाद आपने सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन लिखनी है एक या दो से सेंटेंसेस की। अब आप पूछोगे कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस में हम क्या लिखें। सपोर्टिंग सेंटेंसेस में या तो उस टॉपिक के आप एडवांटेजेस लिखो, या तो उस टॉपिक का आप यूज लिखो क्लासरूम में क्या है, या तो उसका बेनिफिट्स लिखो, या उसका पर्पस लिखो, या ये लिखो कि ये चीज स्टूडेंट्स को और टीचर्स को लर्निंग में किस तरह से हेल्प करती है। जैसे मैंने लिखा, इट हेल्प्स टीचर्स आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। यानी पहले मैंने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद दो सेंटेंसेस में मैंने की सेंटेंसेस ऐड किए। अब आगे देखिए, आगे आपने सिर्फ एक रेलेवेंट आपने एग्जाम्पल देना है, और वो एग्जाम्पल्स तो बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि वो आपके आंसर की क्वालिटी को भी बेहतर करते हैं और मार्क्स को भी करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या मैंने ऐड किया, अ टीचर में यूज शॉर्ट क्विजेस क्वेश्चनिंग टू चेक स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग लेसन। तो 3 स्टेप्स को फॉलो करना है प्लीज। पहले आप डेफिनेशन ऐड करो, एक दो की सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड करो, और फिर एक रेलेवेंट आप एग्जाम्पल दे दो। ओके जी, आगे चलते हैं। तो गोल्डन टिप मैं आपको दूंगी सीआरक्यू को सॉल्व करने की। तो गोल्डन टिप ये है कि पहले डेफिनेशन, की सपोर्टिंग सेंटेंसेस, और फिर एग्जाम्पल। इससे क्या होगा, इससे आपके जो आंसर्स होंगे वो कंसाइज भी होंगे, रेलेवेंट होंगे, यानी टू द पॉइंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे, और वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे। अब इस तरह से जब लिखोगे ना, अपना माइंड अब इस तरह से बनाओगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड पे बनेगा। अब पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो पहले क्या लिखा मैंने, पहले इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी कि ये है क्या। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस यूज्ड बाय टीचर्स टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अपना एक की सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड करूंगी, ये दिखाने के लिए कि भाई मुझे ये टॉपिक और ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स टू इम्प्रूव टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये ऐड कर दो। और फिर एग्जाम्पल आपने ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल अ टीचर में यूज क्विजेस क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग अ लेसन टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तो डेफिनेशन की सपोर्टिंग सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन लिख लो, और फिर एग्जाम्पल। एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी नहीं लिखनी, 2 लाइन्स की हो इनफ है। या तो फिर पर्पस लिखो इसमें एक्सप्लेनेशन में, बेनिफिट्स लिखो, यूज लिखो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, और फिर एग्जाम्पल। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो किसको, कॉन्सेप्ट को। क्या कॉन्सेप्ट, लर्नर सेंटर्ड का, विथ एन एग्जाम्पल। तो इस पे आप पहले क्या करोगे, पहले लर्नर सेंटर्ड की एक्सप्लेनेशन लिखोगे, फिर एक की सपोर्टिंग सेंटेंस, और उसके बाद एग्जाम्पल। यानी आपने ऐसे लिखना है। तो इसमें पहले मैंने कॉन्सेप्ट को लिखा कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग क्या होती है। ये एक अप्रोच होती है जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर सर्व करती है एज ए गाइड और फैसिलिटेटर। कॉन्सेप्ट को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं एक की सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड करूंगी जिसमें मैं या तो बेनिफिट बताऊं, या उसका यूजेज बता दूं, या उसका पर्पस बताऊं। तो अब मैंने क्या लिखा, दिस अप्रोच इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग स्टूडेंट। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन यानी की सेंटेंसेस के बाद मैं उसका एग्जाम्पल ऐड कर लूंगी कि लर्नर्स में वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्कस आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम्स और कंप्लीट एक्टिविटीज while teachers monitor progress and provide necessary guidance and support। तो ये मेरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बन गया। क्वेश्चन 3 को देखें, व्हाई इज क्लासरूम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, उसने ये नहीं पूछा कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है।
इसको डिफाइन करो या उसको एक्सप्लेन करो, ये कुछ भी नहीं पूछा। इसने पूछा कि वो जरूरी क्यों है इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जवाब करोगे। इसका आंसर मैं पहले तो आधा क्वेश्चन से ही डिराइव करूंगी। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ये मैंने सेम लिखा, बिकॉज इट क्रिएट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये ऐड करके फिर मैंने की सपोर्टिंग सेंटेंस ऐड किया, इट हेल्प्स मेंटेन डिसिप्लिन, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड कीप स्टूडेंट्स एंगेज इन लेसन, और उसके बाद एक एग्जाम्पल ऐड किया। तो दिस इज हाउ माई आंसर बिकम वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है हाउ डज अ टीचर प्रोमोट स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन क्लासरूम, यानी टीचर किस तरह से बच्चों की या स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट क्लासरूम में बढ़ाती है, वो किस तरह का पूछ रहा है। तो a teacher promotes students engagement by using easy interactive teaching methods like group work, asking questions and classroom activities। उसके बाद की सपोर्टिंग सेंटेंस लिख लो, दिस मेथड मेक स्टूडेंट्स मोर इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व इन लर्निंग, और उसके बाद एक आपने एग्जांपल ऐड किया। इस माइंड सेट के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की, जो कि हमारे ग्रुप में भी या हमारे इस सेशन में भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा, आपको हेल्प भी मिलेगी और आप अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट भी कर सकोगे और कॉन्फिडेंटली आप सीआरपी को सॉल्व कर सकोगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब रखे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और सेशन में, जहाँ पर और ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स लाएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अल्लाह हाफिज़।